हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम लास्ट लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट में बात कर रहे थे कंसंट्रेशन टर्म्स की, हमने डिफाइन कर दिए थे। और लास्ट में हमने कुछ मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस या डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हो गया था वो, फिर भी एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है तो मैं वो भी बताता हूँ। दैट इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मार्क इट एज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन यू विल ऑब्जर्व इन सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑल्सो बेस्ड ऑन पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। हालांकि वो राउल्ट्स लॉ तो बाद में आएगा, जब आएगा तब आएगा, पहले ये क्वेश्चन लेते हैं। तो टेक अप द क्वेश्चन नाउ। मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि मान लो 10 ml ऑफ लिक्विड वाटर इज मिक्स्ड विद 4 ml of CH3OH लिक्विड, जिसकी डेंसिटी दी हुई है पॉइंट, मान लो कुछ डेंसिटी इज गिवन एज 0.8 ग्राम पर ml, ये दिया हुआ है। तो 10 ml ऑफ लिक्विड वाटर इज मिक्स्ड विथ 4 ml ऑफ CH3OH एंड डेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन is 0.88 gram per ml. Find molarity of solution. देखो भाई क्वेश्चन एक बार समझ लो आप केयरफुली, क्या दिया गया क्वेश्चन में। 10 ml of liquid water is mixed with 4 ml of CH3OH, density 0.8 gram per ml है, and density of the resulting solution is given as 0.88 gram per ml. Find the molarity of the solution. What to do in this question? जरा देखना तो, अब जैसे मान लो वाटर की डेंसिटी तो हम 1 ग्राम पर ml, मैंने पहले भी कहा था क्वेश्चन में अगर वाटर की डेंसिटी ना दी जाए तो हम क्या मान के चलते हैं, 1 ग्राम पर ml। तो 1 ग्राम पर ml डेंसिटी है, तो फिर वाटर जो है वो एक तरीके से 10 × 1 10 ग्राम हो गया। CH3OH लिक्विड जो है वो कितना हो गया, 4 ml इंटू डेंसिटी 0.8 3.2 ग्राम। यही सॉल्यूट है, माइनर अमाउंट में है तो सॉल्यूट है। अच्छा जरा एक बात मोलरिटी फाइंड आउट करें, क्वेश्चन ने मोलरिटी पूछी है। तो मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट CH3OH है तो 3.2/32, ये इसका मोलर मास, मोल अपॉन नीचे क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो 10 + 4 नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वॉल्यूम डेंसिटी अगर फाइनल सॉल्यूशन में दी हुई हो तो हमें डेंसिटी के मदद से ही फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहिए व्हेन मास एंड डेंसिटी बोथ आर नोन। कैसे, जरा देखो आप, ये 10 + 4 ml मत करना, ये लीटर में ले लिया। नो, दैट इज रॉन्ग। मैं जानबूझ करके ये बताता हूं ताकि ये बच्चे गलती ना करें। सर अभी तक तो क्वेश्चन में आपने 100 ml में 100 ml मिलाया था, 200 ml माना था। हाँ माना था, क्योंकि वहां पर टोटल मास और फाइनल डेंसिटी नहीं दी हुई थी। अगर टोटल मास और फाइनल डेंसिटी दी हुई है तो वी शुड कैलकुलेट वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम हो सकता है कि थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाए या हो सकता है थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। There may be a little contraction or there may be a little expansion in the volume. तो इसका मतलब ये हुआ कि what we should do like this. Molarity is equal to number of moles 3.2/32 moles upon volume of the solution. Not like this. वॉल्यूम फाइंड आउट करो, टोटल मास अपॉन डेंसिटी। टोटल मास कितना, 10 × 1 ग्राम 10 ग्राम प्लस 3.2 ग्राम अपॉन डेंसिटी कितनी 0.88, इतने ml आया और 1000 से डिवाइड करो लीटर। अब आया ये, अब आई है मोलरिटी। अरे समझ में आ रहा क्या बात बोल रहा हूं? वॉल्यूम को डायरेक्टली ऐड मत करो। इस केस में आपने पहले टोटल मास निकाला, डेंसिटी से डिवाइड की फाइनल डेंसिटी, फिर वहां से वॉल्यूम निकाला, और जब ये सॉल्व करोगे तो वैल्यू हो जाएगी ये 0.1 था इंटू
इनटू क्या, नीचे ले लो इसको, ये 13.2 अपॉन 0.88 इंटू 1000, तो ये 100 अपॉन कितना 15 ml। तो बस यहीं से आंसर आ गया। कितना हो गया, बस यही मोलैरिटी, यही आंसर है। अच्छा यहाँ नहीं, यहाँ कुछ डिफरेंट आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 0.1, 100 अपॉन 14 m। नो, दैट वाज रॉन्ग। आंसर इज नॉट 100 अपॉन 14, आंसर शुड बी 100 अपॉन 15। इसका मतलब 10 ml प्लस 4 ml मिक्स करने पर वॉल्यूम 14 ml नहीं हुआ, 15 ml हुआ। और ऐसा होता है लिक्विड सॉल्यूशंस को मिक्स करने पर, अगर वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हो एंड इफ दे शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। आप सब ड्रॉपर स्टूडेंट्स को इतना आइडिया जरूर होगा कि दो लिक्विड्स को मिलाने पर देयर में भी पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। हम लिक्विड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ते भी हैं, इसको पढ़ेंगे, आएगा, ये बाद में आएगा। बट अभी मैंने ये पॉइंट बता दिया आपको। क्वेश्चन वाइज निष्कर्ष क्या निकला, वॉल्यूम को एडिटिव नहीं मानना है यदि टोटल मास एंड फाइनल डेंसिटी क्वेश्चन में दी हुई हो। तो फाइनल वॉल्यूम शुड बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ टोटल मास एंड द फाइनल डेंसिटी इफ गिवन इन द क्वेश्चन। और नहीं दिया हुआ है तो फिर तो जोड़ो, फिर तो क्या करोगे। क्वेश्चन में अगर फाइनल डेंसिटी नहीं दी हुई है या टोटल मास नहीं दिया हुआ है तो फिर कैसे कैलकुलेट करोगे। तो वॉल्यूम को एडिटिव मानना है। एडिटिव मतलब 10 ml में 4 मिलाओ तो 14 ml, 100 ml में 100 ml मिलाओ तो 200 ml। आ गई बात समझ में। सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू शुड रिमेंबर एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये था कंसंट्रेशन टर्म्स। इस क्वेश्चन के साथ, ये क्वेश्चन ऐसा था जैसे हम डिनर करते हैं ना, भोजन खाते हैं तो उसके बाद डेजर्ट लेते हैं ना। डेजर्ट मतलब खीर या गुलाब जामुन खाते हैं। ये गुलाब जामुन था, ये खीर थी, खीर भोजन के बाद वाली खीर। सो इट वॉज काइंड ऑफ अ डेजर्ट एंड दैट कंप्लीट्स योर फूड, दैट कंप्लीट्स योर मील। सो दैट इज अ काइंड ऑफ फीलिंग विद दिस क्वेश्चन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कंसंट्रेशन टर्म्स। मोल कॉन्सेप्ट में हम यहाँ 3 चीजें लेते हैं। 1 स्टाइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स हो गया, 2 कंसंट्रेशन टर्म्स हो गया, 3 बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। तो बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन वाला पार्ट अब लेंगे, उससे पहले बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की। तो इसको साफ करते हैं और थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। गाइस इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं हटा देता हूं। अरे क्या हो गया, बोर्ड साफ नहीं हो रहा आज, इंक ज्यादा हो गई इसमें। चलो हो गया। वेल लिखो ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन नंबर is the hypothetical or the real charge on an atom in a given compound or molecule or species if all the bonds associated with that atom are considered to be ionic। Definition थोड़ी complex है but calculation is easier। लिखो एक बार परिभाषा। It is a hypothetical or real charge. It is a hypothetical or real charge on an atom in a given species. In a given species, if all the bonds associated with it are considered to be ionic। तो
तो इट इज द हाइपोथेटिकल और द रियल चार्ज ऑन एन एटम इन द गिवन स्पीशीज इफ ऑल द बॉन्ड्स एसोसिएटेड विद आर कंसीडर्ड टू बी आयनिक। वो कैसे, जैसे मान लो NaCl है, अब यहां तो पक्का पता है कि ये तो आयनिक बॉन्ड है, तो Na+ है और Cl- है, तो Na+ पर +1 चार्ज है और Cl पर -1 चार्ज है, तो ये इनके ऑक्सीडेशन नंबर हो गए, तो ये रियल चार्ज हो गया। सो दीज आर रियल चार्जेस। जो हमने वर्ड यूज किया ना, रियल चार्ज और हाइपोथेटिकल चार्ज। हाइपोथेटिकल चार्ज कैसे, जैसे मान लो HI है, HI में वैसे तो कोवेलेंट बॉन्ड है, बट इस बॉन्ड को अगर ब्रेक कर दिया जाए तो आयोडीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पर -1 चार्ज आ जाएगा, इस पर +1 चार्ज आ जाएगा, तो ये हो गया +1, ये हो गया -1। ये एक्चुअल चार्ज है नहीं H पर और I पर, बट अगर बॉन्ड को आयनिक मान लिया जाता और तोड़ते तो नेगेटिव चार्ज कौन लेके जाता, I। तो ये हो गए हाइपोथेटिकल चार्जेस। तो ये हो गए हाइपोथेटिकल चार्जेस। तो NaCl में Na+ और Cl- पे तो एक्चुअल चार्जेस हैं ही, तो रियल चार्जेस हैं। HI में H का ऑक्सीडेशन नंबर +1, I का ऑक्सीडेशन नंबर -1, ये क्या है, हाइपोथेटिकल चार्जेस हैं। तो परिभाषा, इट इज अ रियल चार्ज और द हाइपोथेटिकल चार्ज ऑन एन एटम इन द गिवन स्पीशीज। यदि उस एटम से जुड़े हुए सारे बॉन्ड्स को क्या मान लिया जाए, आयनिक मान लिया जाए, ये परिभाषा है। 1-2 पॉइंट्स लिखो, उसके बाद बहुत सिंपल सी बातें आएंगी कि हाउ टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर। इसको लिख लो, इसको लिख लो, मैं नोट हटा देता हूं फिर यहां से। जैसे क्या पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर में बी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट में बी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल और 0। तो किसी एलिमेंट का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल और 0 होगा, बट इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम इन गिवन स्पीशीज विल बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, a positive or negative integer or 0, but not fractional। अब ये बात थोड़ा बाद में समझोगे, इसे यहां एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जब हम ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली स्वयं समझ में आ जाएगा आपको कि हम यहां पर क्या बात कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल और 0, बट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम इन द गिवन स्पीशीज विल बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर और 0 बट नॉट फ्रैक्शनल। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। बात आती है गाइडलाइंस क्या हैं, तो लिखो गाइडलाइंस टू डिटरमिन ऑक्सीडेशन नंबर। गाइडलाइंस टू डिटरमिन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमिन करने की गाइडलाइंस क्या है, पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला पॉइंट तो यही है कि किसी होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल इज 0। जैसे क्या बात कह रही है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O in O2 0, O in ओजोन
0, C in C60 0, P in P4 0। तो किसी होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल मतलब जिसमें सेम एटम्स हों, O2, ओजोन, C60, P4 ये सब होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल ही तो हैं, तो उसमें एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। तो ऑब्वियसली दिस इज द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। अगर किसी स्पीशीज में एक ही एलिमेंट के कई सारे एटम्स हैं तो हम जो ऑक्सीडेशन नंबर रिपोर्ट कर रहे हैं क्या है? ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो जो हम गाइडलाइंस बता रहे हैं ये सब एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर के लिए है। अभी तो हमें एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की ही जरूरत पड़ेगी। इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर तो हम केमिकल बॉन्डिंग में फाइंड आउट करेंगे बेस्ड ऑन लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लिखते जाओ, ये पहला पॉइंट था, लिख लें, फिर मैं इसको हटा देता हूं। सेकेंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट देखो ये हुआ कि समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज इक्वल टू द एक्चुअल चार्ज ऑन द स्पीशीज। तो लिखो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज इक्वल टू द एक्चुअल टोटल चार्ज ऑन द स्पीशीज। तो summation of the oxidation number of all the elements is equal to actual total charge present on the species। तो जैसे CO2 की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। क्यों? CO2 तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उस पर नेट चार्ज कितना है? 0 है। बट यही अगर मैं मान लो सल्फेट आयन की बात करता तो क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, बोलो किसके बराबर होता? बताओ, एक्चुअल चार्ज कितना है सल्फेट आयन पर? -2। तो ये -2 के बराबर हो जाता। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2। तो इस तरीके से ये पॉइंट याद रखना है। होता है वैसे याद, बट नहीं है तो याद रखें। तीसरा पॉइंट देखो ये है कि फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर कंपाउंड्स हैं तो क्या होगा? हमेशा -1 होगा। केवल F2 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, बाकी हमेशा इट विल बी -1। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन F इन कंपाउंड्स -1 except F2 where it is 0। तो ऑब्वियस सी बात है होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में तो 0 होना ही है। F2 में 0 है, बाकी सब जगह पर कंपाउंड्स में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। क्यों? फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इट विल कैरी द नेगेटिव चार्ज। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। एंड द फोर्थ पॉइंट देखो यह है, बहुत सारे कंपाउंड्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यूजुअली +1 होता है एक्सेप्ट इन द आयनिक हाइड्राइड्स जहां पर ये -1 होता है। तो लिखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H इज यूजुअली +1 except in ionic hydrides where it is -1। देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड्स में +1 होगा एक्सेप्ट इन आयनिक हाइड्राइड्स जहां पर -1 हो। जैसे मान लो जैसे ये है अमोनिया H2SO4 H3PO4, इन सभी केसेस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1। बट
आयनिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं? एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल या हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के हाइड्राइड्स। तो ये आयनिक हाइड्राइड्स हैं। जैसे कौन? NaH, कैल्शियम हाइड्राइड, AlH3, LiAlH4, इन सब केसेस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1। ऑब्वियसली कैसे? जरा NaH को देखो, सोडियम हमेशा +1 होगा और हाइड्रोजन हमेशा -1 होगा। अच्छा, सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट तो कंपाउंड्स में +1 ही लेते हैं, ये तो जेई में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। तो इस पॉइंट्स के बाद में तो इसका मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यूजुअली +1 है, बट आयनिक हाइड्राइड्स में -1 है, क्योंकि एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्यूमिनियम, इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा प्लस में होता है और फिक्स्ड होता है। अगला पॉइंट यही आएगा। तो ये चौथा पॉइंट था। मैं ये बोर्ड साफ करने वाला हूं, आप पहले नोट कर लो, देन आई विल कम टू द पॉइंट नंबर 5। कौन सा नंबर था? मेरे ख्याल से 4 हो गया था। 5वां पॉइंट या 5वां हो गया तो 6ठा देख लेंगे, वो लिख लो, कोई बात नहीं, नंबरिंग कर लेना अपने हिसाब से। अगला पॉइंट यही, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स हमेशा +1 लेना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स इन कंपाउंड्स +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स मतलब वो मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड ऑल दैट, इन कंपाउंड्स इज इक्वल टू +2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम हमेशा +3। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड होते हैं। अच्छा, फिक्स्ड वाले के याद रखो, जिंक हमेशा +2, इस तरीके से लेते हैं कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर। कैडमियम +2, स्कैंडियम +3। तो ये फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं, इनको याद भी रखना है। रिमेंबर, एल्कली मेटल हमेशा +1 ले लो, एल्कलाइन अर्थ मेटल +2, एल्यूमिनियम +3, जिंक कैडमियम +2, स्कैंडियम +3। तो ये फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट आपको लेने होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इन बातों का। नेक्स्ट पॉइंट 6। अच्छा, एल्कली एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स हो गए। अब बात आती है ऑक्सीजन की। बहुत सारे कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीजन भी पाया जाता है, बहुत सारे ऑक्साइड्स ओर्स होते हैं, सिलिकेट्स होते हैं। अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे कंपाउंड्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो फिर ऑक्सीजन क्या लें? यूजुअली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है इन ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ही होते हैं मोस्टली। हाउएवर इन परऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स या ओजोनाइड्स में ऑक्सीडेशन नंबर कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। तो लिखो इस बात को, यूजुअली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इन ऑक्साइड्स। वो ऑक्साइड्स ही होते हैं, बल्कि ये तो परिभाषा है। ऑक्साइड्स कौन होते हैं? जहां पर ऑक्सीजन -2 में हो। परऑक्साइड्स कौन होते हैं? जहां पर ऑक्सीजन -1 में हो। तो यूजुअली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 एक्सेप्ट इन फॉलोइंग। एक्सेप्ट इन फॉलोइंग, इन फॉलोइंग इज व्हाट? जैसे इन परऑक्साइड्स, जैसे कौन? H2O2, सोडियम परऑक्साइड, बेरियम परऑक्साइड एटसेट्रा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहां -1 होगा। इन सुपर ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड जैसे कौन? जैसे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, रुबीडियम सुपर ऑक्साइड एटसेट्रा।
इनमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ये -½ हो जाएगा। इन ओजोनाइड, यहां ले लेते हैं ऊपर, चलो इतना तो है। इन ओजोनाइड जैसे KO3, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो हो जाएगा, अब K तो +1 ही होना है, -1/3। जैसे इन OF2, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O क्या हो जाएगा, +2। ऐसे ही इन O2F2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O क्या हो जाएगा, +1। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन तो हमेशा -1 ही जाना है। फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन तो हमेशा +1 ही होगा कंपाउंड्स में। तो ऑक्सीजन OF2 में +2, O2F2 में +1, ओजोनाइड्स में -1/3। अच्छा, ये रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही कैलकुलेट कर लोगे। अब KO3 है, जरा KO3 को लेना। कोई कहे कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, तो कौन सी बड़ी बात है। पोटेशियम को पता है ना, अल्कली मेटल है तो हमेशा +1 होगा। +3x मान लो = 0। अब ये तो पता ही है कि समेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज इक्वल टू द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। तो x की वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो आ गई -1/3। यही तो कही है, रटने की कहाँ जरूरत है, ना है जरूरत। ये तो ऐसे ही याद हो जा। आ रही बात समझ में? तो इस टाइप से आप ये ऑक्सीडेशन नंबर लेते हो। तो दीज वर द पॉइंट्स। हालांकि बहुत सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर एक रेंज में पाए जाते हैं, वो रेंज भी याद करनी जरूरी है। बट इन सब ये गाइडलाइन, अच्छा ये गाइडलाइंस हैं ऑक्सीडेशन नंबर की, कभी कभी गलत भी हो जाती हैं ये गाइडलाइंस। दीज गाइडलाइंस नीड नॉट ऑलवेज बी करेक्ट। ये कोई प्रिंसिपल या रूल्स नहीं है। दीज आर जस्ट गाइडलाइंस टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर विद द इजी मैनर। तो एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे एज ए नोट करके। इसको नोट कर लो, फिर हटा देते हैं इसको। तो एज ए नोट करके लिखेंगे इस बात को। एक तो यही कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर +8 से एक्सीड नहीं कर सकता। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी +8। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कैन नॉट एक्सीड +8। तो एक तरीके से +8 इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। और देखो कहाँ पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये ऐसे कंपाउंड में पाया जाता है जैसे OSO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। तो यहां ऑस्मियम +8 में है, तो 8 से ज्यादा नहीं हो सकता। 9 इट कैन नॉट बी, 10 इट कैन नॉट बी। ये पहला पॉइंट। दूसरा, एक रेंज होती है ऑक्सीडेशन नंबर की, और वो रेंज यू कैन रिमेंबर। तो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फॉर P block elements। तो P block elements में there is a range of oxidation number। तो क्या है for P block elements? अभी P block की बात कर रहे हैं। तो P block में maximum oxidation number is equal to group number कौन सा वाला? IUPAC ग्रुप नंबर, मतलब 1 से लेके 18 तक जो ग्रुप नंबर होते हैं उनकी बात चल रही है, -10। एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर -18। ये रेंज है, ये याद करो P ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। जैसे मान लो फॉर हेलोजेंस, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, इस टाइप के लिए ये एक रेंज है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर
जो पॉसिबल है, ग्रुप नंबर 17 है तो 17 माइनस 10 प्लस 7 एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर माइनस 18, सो इट इज -1, सो दिस इज द रेंज। अच्छा रेंज है, ये जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट इसमें हाईएस्ट और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे ही। फ्लोरीन नहीं करता, फ्लोरीन तो -1 ही करता है और मैक्सिमम 0 शो करता है। कहाँ? F2 में। हाँ क्लोरीन शो करता है, जैसे क्लोरीन है HClO4, ये +7 में है एंड HCl ये -1 में है। तो देखो +7 भी शो कर रहा है, -1 भी, और इनके बीच में भी और कई ऑक्सीडेशन स्टेट आती हैं, इट शोज। तो हेलोजेंस के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज +7 एंड -1। नोबल गैसेस के लिए भी आप बोल सकते हो 0 से लेकर के +8 तक, ये वो रेंज है। हाँ लेकिन नोबल गैसेस में बहुत कम कंपाउंड्स अभी तक डिस्कवर्ड हैं, मेनली जिनॉन के कंपाउंड्स डिस्कवर्ड हैं, और जिनॉन कैन शो द +8 ऑक्सीडेशन स्टेट इन HCO4। खैर हेलोजेंस, मोस्टली वी डील विद द हेलोजेंस फॉर कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस समझते हैं आप, ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप नंबर 16। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -2, सो दिस इज द रेंज फॉर निकोजेंस। निकोजेंस में जैसा कि आप जानते हो, ये कौन सा, नाइट्रोजन फैमिली की बात कर रहे हैं, निकोजेंस बोलते हैं, टी साइलेंट है। तो निकोजेंस में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज +5, वो फॉर्मूला है ना आपके पास, ये रहा, एंड द मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज -3, सो दिस इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऐसी कार्बन फैमिली, फॉर कार्बन फैमिली बस आप लिख लिए, हो गया बस। तो मैक्सिमम कितना हो गया +4, मिनिमम कितना आ गया -4, सो दिस इज द रेंज ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर, दोनों ही पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नॉट ओनली दैट, जरा डी ब्लॉक में भी आओ, डी ब्लॉक में भी अप टू सर्टेन ऑक्सीडेशन, सर्टेन ग्रुप्स वी कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। मिनिमम वहां बात नहीं करते, क्योंकि मेटल्स जनरली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, जनरली कर सकते हैं, बट डी ब्लॉक की मेटल्स नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं इन सर्टेन केसेस विद द कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड नाइट्रोसिल कंपाउंड्स, बट नॉट यूजुअली। मेटल्स आर नोन फॉर द हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, तो जनरली वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, नेगेटिव में इंटरेस्टेड नहीं होते। यहां तक की बात लिख लो, फिर मैं डी ब्लॉक के लिए और बता देता हूं आपको। वेल, रेंज की ना बात करें, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं बस। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या है of D block elements, that is group number, कब तक, अप टू 8, क्योंकि 8 से ज्यादा तो हो ही सकती है, अप टू ग्रुप नंबर 8। जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ये देखना जरा, ये है 10 एलिमेंट्स हैं, ये 3D सीरीज के, ये 3D सीरीज हो गई। स्कैंडियम, टाइटेनियम, इसका ग्रुप नंबर जो है, ग्रुप नंबर है
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये ग्रुप नंबर हो गए IUPAC ग्रुप नंबर 1 से लेके 18 तक। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इसके लिए +3, +4, +5, +6, +7, +8 बस यहीं तक एप्लीकेबल है, +9 नहीं होगा। नो, यहां नहीं एप्लीकेबल है ये, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कैन नॉट एक्सीड +8। 8 से ज्यादा ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर अप टू द ग्रुप नंबर 8 तक ही ये एप्लीकेबल है, उसके बियॉन्ड नहीं। चलो काफी बातें सीख तो ली, यहां पर पता तो चल गया कि मैंगनीज फैमिली का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 7 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्रोमियम फैमिली का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 से ज्यादा संभव नहीं है। मालूम तो पड़ गई बात। पानी पी लूं जरा। तो इस तरीके से आप ये 3D सीरीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहां से कैलकुलेट करते हो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। इन बातों को ध्यान में रखना है। अच्छा, अब एक पॉइंट और लिखना है एज ए नोट करके अलग से। अगर ये जो नोट में नोट 1 और 2 ये सेकंड 2 पॉइंट लिखे थे हमने नोट के अंदर, अगर ये वायलेट हो रहे हैं तो इसका मतलब कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर इज रॉन्ग। तो फिर तो करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर से फाइंड आउट करना होगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो ये बात लिख भी लो। जैसे एज ए नोट 3, नोट 1 और 2 तो लिखे ही थे। इफ कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर, अभी सारी बात क्लियर हो जाएगी जब एग्जांपल्स लेंगे। इफ कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट violates above note 1 and 2, 1 और 2, अगर 1 और 2 नोट 1 कौन सा वाला कि ऑक्सीडेशन नंबर 8 से ज्यादा नहीं हो सकता, 2 कौन सा वाला देयर इज अ रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर की एक रेंज है, ये एक लिमिट है। अगर वो वायलेट हो रहे हैं, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर विद द गाइडलाइंस वायलेट द ऑक्सीडेशन नंबर, वायलेट द नोट 1 and 2 या 1 और 2, देन कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर इज रॉन्ग। In such case, correct oxidation number shall be calculated using लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और ये कहां पढ़ेंगे हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर? इन केमिकल बॉन्डिंग। तो if calculated oxidation number of an element violates the above note 1 or 2, then the calculated oxidation number wrong, and in such case the correct oxidation number shall be calculated using the Lewis dot structure। हालांकि बच्चों को याद रखने के लिए एक पॉइंट और बता देते हैं। क्या? अगर calculated oxidation number exceeds the maximum possible oxidation number, तो गलत तो है ही वो। Then the correct oxidation number will be that maximum oxidation number। ऊपर लिखते हैं, पहले यहां तक की बात लिख लो। मैं इसको हटा देता हूं, फिर लिखता हूं वो। यहां तक पढ़ते पढ़ते स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। अभी ठहरो तो 5-7 मिनट 10 मिनट अभी। क्या पॉइंट था वो, क्या बात कर रहे थे हम? इफ कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट exceeds the maximum oxidation number
of element, then it is wrong and correct oxidation number will be equal to maximum oxidation number. If calculated oxidation number of an element exceeds the maximum oxidation number of the element, मैं एग्जाम्पल लिख के बता देता हूं, फिर पढ़ लो. If calculated oxidation number of an element exceeds the maximum oxidation number of element, then it is wrong. पक्की बात, पहली बात wrong है ये. And the correct oxidation number will be equal to the maximum oxidation number. तो जरा देखियो तो मान लो H2S2O8 है, ये बड़ा फेमस कंपाउंड है, मार्शल्स एसिड बोलते हैं इसको, मार्शल्स एसिड, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, और परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड. तो जरा देखना इसको, तो इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर गाइडलाइन से कैलकुलेट करो तो क्या, हाइड्रोजन तो +1 लेते हैं तो +2 + 2x मान लो, x मान लिया सल्फर को, और 8 दूनी 16 -16 = 0, तो 2x = प्लस कितना 14, x +7, +7 तो +6 से ज्यादा हो गया, सो ये रॉन्ग है. सल्फर के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +6, तो ये तो +7 आ गया, ज्यादा हो गया, तो ये गलत है. इसका मतलब करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए सल्फर का +6, वही जो मैक्सिमम है. सो करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +6. आपको आंसर रिपोर्ट करना होगा तो +6 रिपोर्ट करोगे, दिस इज करेक्ट. +7 वाज रॉन्ग, +6 वाज करेक्ट. तो कभी कभी कैलकुलेशन से ऑक्सीडेशन नंबर उसके मैक्सिमम से ऊपर निकल जाता है, तो इसका मतलब वो गलत था. तो सही कौन सा था, सही होगा इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर. सो लाइक दैट यू विल से. तो ये था पॉइंट अबाउट इट. अब बारी है आपकी कि कुछ कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं भैया, मोल कॉन्सेप्ट में बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन, उसके लिए हमारे लिए जानना जरूरी है टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर. मैं ये हटा देता हूं, उसके बाद आप कुछ कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे. नोट कर लो ये सबको. जैसे फाइंड क्वेश्चन है ये, ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज. जब भी हम ऑक्सीडेशन नंबर पूछते हैं तो इसका मतलब एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हैं. इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर तो हम अभी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, वो तो हम ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर से फाइंड आउट कर पाएंगे इन केमिकल बॉन्डिंग. तो अभी तो एवरेज की बात चल रही है. तो फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर और एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट्स. जरा बतलाओ तो. Fe3O4, KMnO4, H2C2O4, NaH2PO2, फोर्थ. फिफ्थ, जैसे और बात करें K2Cr2O7, H4P2O7, उसके बाद मान लो H2SO4, Mn3O4 मैंगनीज, Fe0.97O, 11th मान लो कुछ ऐसा जैसे Cu3P, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, दोनों के ही बताने हैं. जैसे FeS2, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, दोनों ही बतलाने हैं.
जैसे नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे मान लो Cu, मान लो ऐसे ले लो FeC2O4, आयरन ही बताना है, कार्बन भी बताना है। जैसे As2S3 और जैसे K4FeCN6 और जैसे FeH2O5NO प्लस SO4। अगर आपको याद हो तो ये बड़ा फेमस कंपाउंड है, इसे बोलते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। पढ़ा हुआ, आपका नाम सुना हुआ एटलीस्ट आपने। ये सबसे वाइटल टेस्ट है नाइट्राइट और नाइट्रेट आयन का विद द फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। हो गए बस ये मुझे जो केसेस बताने थे, आई हैव टोल्ड अबाउट दिस ऑक्सीडेशन नंबर्स, अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड आउट। जैसे और भी बता सकते हो FeC2O4 thrice 3-, CN-, कार्बन भी बताना है और नाइट्रोजन भी बताना है। चलो ये है, बताओ इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या क्या होंगे। करो, खुद ही सॉल्व करो फटाफट, गाइडलाइंस आपके सामने हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। इनमें से कहीं कहीं अटकोगे। एक आध केस और भी लेते हैं, जैसे 17 के बाद मान लो ये 18, मान लो Cr2O7 या Cr2, ऐसे ले लो CrO5 19 एंड 20th इज, मान लो ऐसे ले लें जैसे H2SO5। आयरन का फाइंड आउट करना है, यहाँ भी अंडरलाइन कर देते हैं, आयरन का फाइंड आउट करना है, आयरन का फाइंड आउट करना है। मैंगनीज अंडरलाइन कर दिया मैंने, फास्फोरस, कार्बन, फास्फोरस, मैंगनीज, आयरन, डू इट। हो गए। चलो चेक करो कितना। ऑक्सीजन तो -2 में नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो कितना +8/3 यही आया होगा। चेक करोगे तो +7 +3। तो याद भी रखो ये ऑक्जेलिक एसिड है, और ये जो C2O4 2- आयन होता है इसे क्या बोलते हैं, ऑक्जेलेट आयन। बहुत ही इंपॉर्टेंट आयन है ये ऑक्जिलेट आयन। क्वालिटेटिव एनालिसिस में सिलेबस में होता है आपके ये। यहां पर कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट चलो, +1 +2 +x -4 = 0। तो x +1 +1 आ गया फास्फोरस, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। यहां क्रोमियम +6 में है, आपने कैलकुलेट किया होगा। यहां +7 में है फास्फोरस। 7 में कैसे हो जाएगा, 5 में, सॉरी +5 में है। सल्फर यहाँ +6 में है। मैंगनीज यहाँ +8/3 में है। यहाँ आयरन, जरा ध्यान दो, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड है तो +2/0.97 है। तो ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, फ्रैक्शनल हो सकता है। ऑक्सीजन -2, आयरन का x मान लिया तो +2/0.97। हाँ ये अलग केस है, अलग से लेंगे इसको भी अलग से लेंगे। यहां देखो, अब आयरन 2 फॉर्म में होता है, ये तो ऑक्जिलेट आयन है, और ऑक्जिलेट आयन पर अभी मैंने बोला चार्ज 2- है, तो आयरन क्या हो गया +2, और कार्बन तो फिर है ही क्या +3 कार्बन, क्योंकि ऑक्जिलेट आयन पर टोटल चार्ज कितना है 2-। As2S3 ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है वैलेंसीज, मालूम है ना, वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई होती हैं, तो सल्फर -2 हो गया और आर्सेनिक +3 हो गया।
K4Fe6 साइनाइड पर -1 चार्ज होता है साइनाइड आयन पर, देखो ये रहा साइनाइड आयन, तो फिर आयरन हो गया +2, पोटेशियम फेरोसाइनाइड बोलते हैं इसको कॉमनली। अच्छा यहाँ NO+ है तो यहाँ +1 आ गया आयरन का, तो आयरन का ये कंपाउंड है जहाँ पर +1 में है ये। यहाँ आयरन +3 में आया, क्यों X मान लो, +3 इंटू, बताओ ऑक्सिलेट आयन पर चार्ज कितना होता है, -2 इज इक्वल टू -3, +3 तो बोल दिया ना +3, फेरिक आयन है ये। साइनाइड आयन में, अब साइनाइड आयन में याद रखना है ये स्ट्रक्चर से आएगा, कार्बन +2 है, नाइट्रोजन -3 है, तभी तो दोनों का सम क्या हुआ -1, तो -1 चार्ज आ गया इस पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखेंगे कि साइनाइड आयन में कार्बन और नाइट्रोजन के जो ऑक्सीडेशन नंबर हैं वो +2 एंड -3 हैं। CrO5 ये स्पेशल केस है, जरा कैलकुलेशन तो करो, x -10 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +10, जो कि संभव ही नहीं है। तो पता है आपको क्रोमियम का मैक्सिमम, क्रोमियम डी ब्लॉक का है और कौन से ग्रुप का है, 6 ग्रुप का, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पॉसिबल है इसका, +6, तो ये क्रोमियम +6 है। करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर 10 नहीं है, +6 है, बताया हुआ है। ऐसे ही यहां हो जरा, +2 + x - 10 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +8, संभव ही नहीं है। आपको पता है सल्फर जो है वो 16th ग्रुप का एलिमेंट है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी +6, तो +6 इज द राइट आंसर। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन से उसके मैक्सिमम को पार कर जाए, मैक्सिमम से ज्यादा आ जाए, then the maximum oxidation number will be the correct answer, will be the correct oxidation number. So this is how you attempt questions like this. सब हो गए, मैंने 2 को अंडरलाइन कर लिया था, Cu3P एंड FeS2, मैं बाकी सब हटा देता हूं, इन 2 को बस हम अलग से और पढ़ेंगे, और दोनों केसेस बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं, एक बार नोट कर लो, तो मैं इसको हटा देता हूं। कौन कौन से केसेस थे, जैसे Cu3P था एक केस और एक FeS2 था। जरा देखो, कॉपर कॉमनली 2 अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है, +1 एंड +2। अगर ये +1 ले लिया मैंने तो ये -3 हुआ, और ये +2 ले लिया तो ये -6 हुआ, और फॉस्फोरस -6 पॉसिबल है ही नहीं। फॉस्फोरस 15वें ग्रुप का है, P ब्लॉक का, तो उसकी रेंज क्या हो गई, +5 से -3, तो -3 तो पॉसिबल है फॉस्फोरस के लिए, अगर कॉपर को +1 ले रहे हैं, -6 पॉसिबल नहीं है, टेकिंग द कॉपर +2, तो ये वाला कॉम्बिनेशन रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। सो दीज आर द करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर्स, दीज आर द करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर्स। अब जरा यहां आ जाओ, यहां पर जरा देखो, यहां पर आयरन यहां पर +2 में है और सल्फर -1 में है, आयरन +2 में है और सल्फर -1 में है, ये पॉलीसल्फाइड्स कहलाते हैं, Fe2+ है, और ये याद रखना है S2+, दिस इज डाइसल्फाइड आयन, अ क्लास ऑफ पॉलीसल्फाइड आयंस, अ क्लास ऑफ पॉलीसल्फाइड आयंस। तो ये डाइसल्फाइड आयन है, एक क्लास ऑफ पॉलीसल्फाइड आयंस। आ गई बात समझ में? तो ये थे ऑक्सीडेशन नंबर, हमने ले लिए। हमारा मेन मुद्दा था बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शंस।
तो यहाँ तक की बात लिख लो, इसको हटा देते हैं। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। पहले रिडक्शन ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स लेकर के बात करेंगे फिर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एंड देन बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शंस की। मैं इसको हटा देता हूं। Oxidation. What is oxidation? Oxidation means losing electron or increase in oxidation number. इलेक्ट्रॉन को लूज करना या ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, दैट इज ऑक्सीडेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो गया तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। और जैसे ऑक्सीडाइज हुआ तो ऑक्सिलेट आयन जैसे CO2 में कन्वर्ट कर दिया तो +3 से पहुंच गया +4 में एंड लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 CO2 के साथ में। तो ये एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीडेशन। व्हाट इज रिडक्शन? इसका उल्टा। मीन्स क्या बोलोगे? गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो रिडक्शन मीन्स गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे एग्जाम्पल्स O2 2O2- और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, ये रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। और एग्जाम्पल जैसे Cl2 + 2e कन्वर्टेड टू 2Cl-, तो ये सब क्या है? ये रिडक्शन है। दिस इज रिडक्शन। गॉट इट? ऐसे ही टर्म यूज होता है रेडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। इसको हटा देते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स रिएक्शंस। which involves reduction and oxidation. तो which involves reduction and oxidation is called redox reaction। जैसे मान लो यही ले लो कि मान लो कॉपर सल्फेट में जिंक मिलाते हैं तो कॉपर मिल गया प्लस जिंक सल्फेट। तो देख लो कॉपर +2 से 0 में आ गया, जिंक 0 से +2 में आ गया, तो कॉपर आयन का तो रिडक्शन हो गया और जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये रिडक्शन और वो ऑक्सीडेशन। अच्छा, यहीं पे एक और टर्म यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन्हें कई बार ऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। ऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट्स जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दें और स्वयं क्या हो जाएं? रिड्यूस हो जाएं। विच ऑक्सीडाइज अदर्स एंड सेल्फ गेट रिड्यूस्ड। जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दें और स्वयं रिड्यूस हो जाएं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। जैसे बहुत कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन होते हैं? जैसे KMnO4, बढ़िया प्रसिद्ध, बहुत ही प्रसिद्ध, दूर दूर तक ख्याति फैली हुई है इनकी ऑक्सीडाइजिंग का नाम से। K2Cr2O7 कम नहीं है, ये भी बड़े प्रसिद्ध हैं। ओजोन
F2Cl2, ये सब बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। कॉन्सेंट्रेट HNO3, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, H2O2, etc. So these are the very common oxidizing agents. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करें और स्वयं का रिडक्शन जिनका हो जाए। इसको लिख लो, फिर मैं हटा देता हूं। ऐसे ही बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स की, ये रिडक्टेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स और रिडक्टेंट्स, वो नाम से मालूम पड़ रहा है, दूसरों को रिड्यूस कर दें और स्वयं क्या हो जाएं? ऑक्सीडाइज हो जाएं। विच रिड्यूस अदर्स एंड सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड। जैसे कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट्स, जैसे मेटल्स, ऑल मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, जैसे सोडियम हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, जिंक हुआ, कॉपर हुआ, एटसेट्रा। मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। मेटल हाइड्राइड्स, जैसे LiAlH4, जैसे CaH2, एटसेट्रा, ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। जैसे H2S, जैसे फॉस्फीन, जैसे H3PO2, ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स में काउंट होते हैं। मार्कर चेंज करता हूँ, थोड़ा सा वीक पड़ रहा है। हाँ, ये ठीक है। तो मेटल हाइड्राइड्स, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट्स हो गए। मेटल्स तो हैं ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट। और जैसे ऑक्जेलिक एसिड, H2C2O4, हाइड्रोजीन, N2H4, ये सब अच्छे रिड्यूसिंग है। HI, SnCl2, इवन H2O2. H2O2 कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज, हमने जो पहले लिखा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी लिखा था और ये रिड्यूसिंग एजेंट में भी है। कई कंपाउंड्स ऐसे हो सकते हैं जो किसी रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो किसी रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकते हैं। तो दीज आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो ये सब रिड्यूसिंग एजेंट्स हो गए बहुत कॉमनली। अच्छा, जो कंपाउंड्स में अंदर एलिमेंट अपनी हाईएस्ट में होता है तो वो और ऊपर तो जा नहीं सकता, तो उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, तो कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्पीशीज इन विच element is in maximum oxidation number usually do not act as reducing agent. RA मतलब reducing agent. तो species in which element is in maximum oxidation number usually do not act as reducing agent. वो केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे KMnO4, K2Cr2O7 एटसेट्रा ओनली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो रिड्यूसिंग की तरह बिहेव नहीं करते। ऐसे ही वो स्पीशीज जो अपने लोएस्ट में होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में, और नीचे तो क्या जाएंगे, so do not act as oxidizing agent, only act as reducing agent. तो species in which element is in minimum oxidation number usually do not act, usually क्या करते ही नहीं है, usually do not act as oxidizing agent. जैसे एग्जाम्पल H2S केवल रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव नहीं करेगा।
जैसे HI, जैसे PH3 एटसेट्रा, ओनली एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव ही नहीं करते। इसका मतलब जो हाईएस्ट में है वो केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो लोएस्ट में है वो केवल रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, जैसे H2O2 दिख रहा है वो -1 में है, they can act as oxidizing agent और reducing agent also depending upon the other compounds जिनके साथ वो रिएक्शन हो रही है, वो भी लिखो as an important point। तो पहले यहां तक की बात नोट कर लो, लिख लें इस सबको। आलस मत काटो लिखने में आलस मत किया करो आप लोग। मैं भी लिख रहा हूं ना, तुम्हारे साथ साथ लिख रहा हूं ना सब कुछ। जब मुझे आलस नहीं है, और मुझे तो सुबह से शाम तक पढ़ाना पड़ता है, यही बात मैं सुबह में 2 क्लास लूंगा, शाम को 2 क्लास लूंगा, 4 बार लिखूंगा इसी टाइप का कुछ। जब मुझे कोई आलस नहीं है तो आपको क्यों? IIT लिखना है आपको, आलस ना काटें। मैं बीच बीच में बोल देता हूं आपको कि सर आज तो बहुत लिखवाया, थक गए। काहे का थक गए? IIT की तैयारी कर रहे हो। इसको हटा देते हैं, इसके बाद वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, मैं लिख पाता हूं अभी। जैसे वो नोट आ जाएगा कि यदि कोई एलिमेंट अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है कंपाउंड के अंदर, तो दैट कंपाउंड कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। इफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड is in its intermediate ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, इंटरमीडिएट मतलब मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में, देन इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल H2O2, जैसे SO2, जैसे HNO2 एटसेट्रा, act as both oxidizing agent and reducing agent in different chemical reactions। अलग अलग केमिकल रिएक्शन में इनका बिहेवियर अलग अलग हो सकता है। तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो। तो ये था रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का ही एक स्पेशल टाइप है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो वो भी लिखो, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, यही लिख लेते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी होती है तो ये रेडॉक्स रिएक्शन ही, जिसमें सेम एलिमेंट फ्रॉम द सेम रिएक्टेंट इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन ये एक रेडॉक्स रिएक्शन ही है। रेडॉक्स रिएक्शन इन विच सेम एलिमेंट from same oxidation state is oxidized as well as reduced। A redox reaction in which same element from the same oxidation state from the reactant is oxidized as well as reduced, वो कहलाएगा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे P4 है फास्फोरस,
बेसिक मीडियम में ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है पानी की प्रेजेंस में, बनाता है फॉस्फीन प्लस H2PO2 माइनस। तो एक तरीके से फॉस्फोरस का डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया एंड दिस इज द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्यों? फॉस्फोरस यहाँ 0 है और यहाँ फॉस्फोरस -3 में आ गया और यहाँ फॉस्फोरस +1 में आ गया। जरा देखना, फॉस्फोरस फ्रॉम द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, सेम एलिमेंट का रिडक्शन भी हो गया और उसी का ऑक्सीडेशन भी हुआ। तो ये तो हो गया रिडक्शन और ये हो गया ऑक्सीडेशन। उसी फॉस्फोरस का रिडक्शन भी हुआ, उसी फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन भी हुआ और वो फॉस्फोरस अपने सेम ऑक्सीडेशन स्टेट से रिड्यूस या ऑक्सीडाइज हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन। है रिडॉक्स रिएक्शन ही बट कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन। और एग्जांपल्स लो इसके, पहले यहां तक की बात लिख लो फिर मैं हटा देता हूं। और एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जैसे H3PO4 H3PO2, इसको स्ट्रांगली हीट करो तो ये डिस्प्रपोर्शन हो जाता है H3PO4 में प्लस फॉस्फीन में। तो जरा देखना, +1 से ये +5 में भी गया है और -3 में भी गया है। सो इट इज डिस्प्रपोर्शनेशन। और एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जैसे H2O2, रखे रखे थोड़ा वार्म करने पर डिकम्पोज हो जाता है H2O प्लस O2 में। तो देखो -1 से ये -2 में भी गया और 0 में भी गया। अगेन डिस्प्रपोर्शनेशन। H2O2 HNO2 थोड़ा अनस्टेबल नेचर का है, थोड़ा सा इसको रखे रखे भी छोड़ दो तो इट फॉर्म्स NO प्लस HNO3। तो ये +3 से +2 भी गया है और +5 भी गया है। तो ये सब क्या हुआ? डिस्प्रपोर्शनेटेड। H3PO2 का डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया, H2O2 का डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया, HNO2 का डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया। सो दीज द कॉमन रिएक्शंस ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। और एक बड़ा कॉमन एग्जांपल है जैसे क्लोरीन बेसिक मीडियम जाने पर डिस्प्रपोर्शनेट हो जाती है Cl- प्लस ClO3 माइनस। तो 0 से ये कहां पहुंच गया? -1 और +5, ये हुआ डिस्प्रपोर्शनेशन। बट कभी कभी डिस्प्रपोर्शनेशन, जैसे बेसिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया क्लोरीन का, आप इस पूरी रिएक्शन का मीडियम वापस से एसिडिक कर दो तो रिएक्शन रिवर्स मूव कर जाएगी एंड दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रपोर्शनेशन। तो रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन is called कॉम्प्रपोर्शनेशन। बड़े बड़े शब्द हैं, थोड़ा ध्यान देना। कई बार तो स्पेलिंग भी ना लिखी जाती है स्टूडेंट से, शुरू में सब सीख जाते हो। डिस्प्रपोर्शनेशन का उल्टा कॉम्प्रपोर्शनेशन। मैं एग्जांपल लेता हूं, पहले यहां तक की बात लिख लो। वो कैसे, जरा देखना। जैसे ये है Cl2, अगर मीडियम बेसिक कर दो
OH माइनस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस। ये हुआ डिस्प्रपोर्शनेशन। राइट, गॉट इट। अगर इस पूरे का मीडियम वापस से एसिडिक कर दो तो वापस से ये Cl2 बन जाता है, एंड दैट इज दिस रिवर्स स्टेप इज कॉल्ड कॉम्प्रपोर्शनेशन। अब कई बार स्टूडेंट्स को कॉम्प्रपोर्शनेशन, TIONATI, देख लो कितनी, कॉम्प्रपोर्शनेशन, कॉम्प्रपोर्शनेशन, हे राम, कोई बात ना है, हो जाएगा याद। अब बात आती है कि सर ये वाली रिएक्शन याद भी रखनी है क्या? ये बड़ी कोर रिएक्शंस हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। अभी चाहो तो याद कर लो, और ज़्यादा लोड लग रहा हो तो मत करो, बाद में हम याद करा देंगे, आपको टेंशन ना लो, बाद में करा देंगे सब। अगर थोड़ा एनर्जी ज़्यादा है और बढ़िया अभी भी लग रहा है, शुरू में रहती है स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी, हालांकि वो एनर्जी पूरे साल तक मेंटेन होनी चाहिए जब तक जेईई एडवांस का एग्जाम ना हो जाए अच्छे से। एनर्जी को बनाए रखें अपनी। अब आपको 8 तारीख को आपका बैच स्टार्ट हुआ था, आज क्या हो गई, 16 तारीख है शायद आज, हाँ, तो ठीक है 8 दिन हुए, अभी तो सब एनर्जेटिक हैं, पर जैसे जैसे होमवर्क मिलेगा, सिलेबस आगे बढ़ेगा, टेस्ट होंगे, तो कई बार स्टूडेंट्स थोड़ा सा बीच में स्लगिश हो जाते हैं, थोड़ा सा बोर्डम आता है उनको। नहीं, उस सबको दूर करें और लगे रहें, जुटे रहें, और अपना टारगेट अपनी आंखों के सामने रखें। व्हाट? IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT चेन्नई, एंड लाइक दैट। टारगेट जब वो दिमाग में रहेंगे, अपने आप एक एनर्जी करंट दौड़ जाएगा, या सो लाइक दैट, सो यू शुड। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था ऑफ कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मान लो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विच इज आर नॉट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी नहीं है? नॉट। मान लो जैसे ये ऐसे बोल दिया, NH4 NO3 N2O plus H2O। B KClO3 KCl plus O2। C HNO2 NO plus HNO3। D मान लो सल्फर OH माइनस की प्रेजेंस में सल्फाइड आयन प्लस S2O3 2 माइनस। मान लो ये हैं, तो बताओ कौन सी डिस्प्रपोर्शनेट नहीं है? पहली नहीं है, सेकंड नहीं है। पहले वाले में नाइट्रोजन यहाँ पर -3 में है और यहाँ +5 में है, दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट से कन्वर्ट हुआ है। इनफैक्ट ये डिस्प्रपोर्शनेशन का उल्टा है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन तो नहीं है ना। और यहाँ तो क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, दो अलग अलग एलिमेंट का हुआ है, परिभाषा में फिट नहीं बैठता। आंसर इज A एंड B, नॉट पूछ रहे ना, तो इसका मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी है यहाँ पर? HNO2 C वाली एंड D वाली। तो ये थी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। तो हमने बात कर ली आज ऑक्सीडेशन नंबर की, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। उसमें कई इंपॉर्टेंट बॉन्ड बताए थे, नोट्स बनाएंगे, रिवाइज करेंगे, और अब होमवर्क आपको आना शुरू हो जाएगा, और अच्छे से उनको करेंगे तो आपकी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हमने बात कर ली ऑक्सीडेशन नंबर की, रेडॉक्स रिएक्शंस की, रिडक्शन ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट्स की, एंड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। आज बस यही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। दैट्स इट फॉर नाउ।